Hello friends, and a very warm welcome to you in another lecture, that is lecture 14 of Political Science and International Relations Crash Course. आज का जो टॉपिक है, जो ब्रॉड इशू है, हम शुरुआत करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, दैट इज पेपर 2 पार्ट बी के फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन की। ठीक है, तो नाउ जो हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट है, अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर पेपर 2, उसके क्वेश्चंस की जो है आज से शुरुआत हो जाएगी इन योर फर्स्ट राउंड। ठीक है, फर्स्ट राउंड जैसे ही हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड खत्म होता है, हमारा सेकेंड राउंड जो है शुरुआत हो जाएगा ऑफ रिविजन, जहां पे हम दोबारा वापस जाएंगे पेपर 1 पार्ट ए के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने अभी भी नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड डाउनलोड हमारा जो डिटेल्ड शेड्यूल है ऑफ द फ्री क्रैश कोर्स, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। साथ ही साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है PSIR का, उस पे भी आपको मिल जाएगा। अगेन, इफ यू ऑलरेडी aren't a part of the telegram group for political science and international relations optional, I would highly suggest कि आप उसका हिस्सा बन जाए, जहाँ पे हम रेगुलर मटीरियल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्वेश्चंस, ये सब जो है आप सबके साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे PYQs की तरफ। कौन से हम PYQs डिस्कस करेंगे? सबसे पहले आएगा 2018 का 10 मार्कर, विच वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी करंट बेस्ड इंडियन फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा जो है क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहता था कि इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस रेजिम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2021 का 20 मार्कर क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट, डीलिंग विद नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, कि किस तरह से नॉन अलाइनमेंट जो है एक रैशनल स्ट्रैटेजी थी इंडिया के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए, रादर देन सम आइडियलिज्म का पाथ। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, जस्ट टू लेट यू नो दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस 2022, यू कैन आल्सो राइट टेस्ट्स विद अस, जहां पे हम बहुत ही ज्यादा रैंक ओरिएंटेड टेस्ट देते हैं बाय लुकिंग एट प्रीवियस ट्रेंड्स, द काइंड ऑफ टॉपिक्स, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं मेंस 2022 में। अगेन, द फोकस इज नॉट जस्ट टू गिव यू मोर एंड मोर कंटेंट, बट इन फैक्ट आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, स्ट्रक्चरिंग सिखाना, ताकि आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके कीवर्ड समझ सकें एंड अच्छे आंसर्स लिख सकें, जिसके थ्रू आप एटलीस्ट 290 प्लस जो मार्क्स हैं ला पाएंगे अपने PSIR ऑप्शनल में। ठीक है, तो यही जो है एक मेन फोकस है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे सिंस जनवरी 2022, चीट शीट्स ऑफ स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव्स एक्सेट्रा, दे विल ऑल बी इंक्लूडेड इन दिस मेंस टेस्ट सीरीज। ठीक है, एनरोल करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमको एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट अप, वेरी इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2023 पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल, you have a chance to join our batch 3 of our online courses, right, जो कि 4th जुलाई onwards जो है क्लासेस शुरू हुई, right, 4th जुलाई से जो है शुरुआत होगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कराया जाएगा अराउंड 300 जो है लेक्चर्स हैं, हर छोटा टॉपिक जो है कवर्ड है। साथ ही साथ में इसमें करंट अफेयर्स भी जो है, मंथली करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, मतलब जनवरी 2022 से लेके आपके सितंबर 2023, जब तक आप अपना मेंस नहीं लिखते हैं तब तक के पूरे करंट अफेयर्स जो है आपको मंथली बेसिस पे कवर कराए जाएंगे। साथ ही साथ में इसके अंदर टेस्ट, आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप इनमें से एक कोर्स जो है वो ले सकते हैं इफ यू आर एन ऑप्शनल स्टूडेंट फॉर PSIR। इसके अलावा हमारी डेली आंसर राइटिंग भी चल रही है। सो इफ यू आर समवन जो कि टेस्ट सीरीज नहीं बल्कि रोज एक आंसर लिखना चाहता है, ईदर फॉर मेंस 2022 और 2023, आप हमारे ये 72 डेज की आंसर राइटिंग में जो है एनरोल कर सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन इनिशिएटिव, मतलब अब जो है आप हमारे साथ हमारा GS, PSIR एंड सोशियोलॉजी कवर कर सकते हैं
ऑफलाइन हमारे सेंटर में भी आके। तो मोहाली जो है विच इज़ इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी एरिया इज़ वेयर वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर ऑफलाइन ग्रुप। अगेन एक ही बैच होगा, वी विल नॉट बी डूइंग मल्टीपल बैचेस, नॉट मल्टीपल टाइमिंग्स, एक ही बैच होगा, वन फॉर GS, वन फॉर सोशियोलॉजी, वन फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फॉर मोर डिटेल्स आप कॉल कर सकते हैं हमें इस नंबर पे, या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं टू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर आवर ऑफलाइन कोर्स, जिसकी क्लासेस जो हैं 1 अगस्त ऑनवर्ड्स शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2018 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द क्वेश्चन स्टेट्स इंडियाज करंट foreign policy marks a significant qualitative shift from that of previous regimes। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम previous regimes की फॉरेन पॉलिसी से कंपेयर करें तो नई जो ऑनगोइंग गवर्नमेंट है, द NDA गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एक क्वालिटेटिव शिफ्ट देखी जा रही है इन द वे फॉरेन पॉलिसी इज कैरीड आउट, इन द वे इंडिया बैलेंसेस इट्स रिलेशनशिप्स बोथ इन टर्म्स ऑफ बायलेटरल रिलेशनशिप्स एज वेल एज मल्टीलेटरल रिलेशनशिप्स, एंड किस तरह से इंडिया जो है बायलेटरल एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है, उसके अंदर भी शिफ्ट देखा जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट 10 मार्कर में आप किस तरह से ब्रेक डाउन करके स्ट्रक्चर करते हैं आंसर को। दैट इज़ द प्राइमरी नीड। इफ़ योर आंसर इज स्ट्रक्चरली इनकोहेरेंट, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नो मैटर आप कितना अच्छा कंटेंट डाल लें, 10,000 स्कॉलर्स कोट कर ले, जो मर्जी कर ले, अगर स्ट्रक्चरली आपका आंसर जो है साउंड नहीं है, देयर विल बी मैसिव प्रॉब्लम्स एंड यू वोंट बी एबल टू स्कोर वेल इन योर optional. Now after breaking down of this question, what should be the framework of your answer? सबसे पहले obviously you can start by talking about foreign policy very briefly. तो आपके introduction में you can talk about foreign policy, कि foreign policy होती क्या है, इसके main components क्या होते हैं, in 2 lines. Then you can talk about a brief overview of Indian foreign policy. तो देखिए as a country itself goes through various changes, evolves, develops, वैसे वैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होती जाती है डिपेंडिंग ऑन देयर चेंजिंग नीड्स। एंड आप बात कर सकते हैं S जयशंकर की, जिन्होंने अपनी किताब द इंडिया वे में वेरियस फेजेस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बताए हैं। तो उनमें डिटेल में नहीं जाना, बट जस्ट आप वेरियस फेजेस जो हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली, इन द बॉडी यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द मेन आइडिया दैट व्हाट आर द चेंजेस जो कि क्वालिटेटिवली आए हैं इन द परस्यूट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, राइट, क्योंकि मेन आइडिया ही क्या है कि वो बोल रहे हैं कि करंट फॉरेन पॉलिसी में जो है सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव शिफ्ट आया है। तो पहले हम चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि कहां कहां हमें शिफ्ट देखने को मिलता है। देन वी विल टॉक अबाउट दैट डिस्पाइट चेंजेस देयर आर स्टिल सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, देन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट आर दीज एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी, दैट डिस्पाइट चेंजेस देयर आर स्टिल सर्टेन थिंग्स दैट परसिस्ट, जो कि प्रीवियस रेजीम्स में भी थी एंड इस रेजीम में भी हमें देखने को मिलती है। बिफोर वी कंक्लूड द आंसर कि किस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ही इवॉल्व होती रहेगी जैसे जैसे इंडिया के इंटरेस्ट्स इवॉल्व होते हैं, राइट। तो ये जो है आपका एक ब्रॉड स्ट्रक्चर होगा। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द आंसर। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। फॉरेन पॉलिसी एक बेसिकली जनरल पॉलिसी होती है, एक एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स का बंडल होता है ऑफ अ कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल पॉलिटिक्स, विद अदर कंट्रीज, अदर इंस्टीट्यूशंस, अदर ग्लोबल प्रोसेसेस, सो एज टू इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स। तो ये एक्सटर्नल एक्टर्स के साथ डील करते हैं, किसके लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। जैसे कि आपको पता है, अगेन ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एक्स्ट्रा जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको ये आंसर में नहीं डालना। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, रियल स्कॉलर्स जैसे कि हांस मॉर्गनथाउ ऑफन डिवाइड करते थे नेशनल इंटरेस्ट को इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वो द मोस्ट वाइटल, द कोर इंटरेस्ट, जिनके अंदर हम एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं। सेकेंडरी इंटरेस्ट जो है हम बोलते थे वो सब्जेक्ट टू ओपन चेंज। हाउएवर ये जो एक बाइफिकेशन बिटवीन वाइटल एंड सेकेंडरी इंटरेस्ट थी, जहाँ पे वाइटल टेरिटोरियल यूनिटी, इंटेग्रिटी, इन सबको लेके होता था, वेयर इज आपकी जो सेकेंडरी कल्चरल, पीपल टू पीपल रिलेशंस, टेक्नोलॉजिकल, इन सब के साथ डील करते थे। हाउएवर अब ये जो वाइटल एंड सेकेंडरी का जो एक डिफरेंस है वो इंक्रीजिंगली कम होता जा रहा है
due to the increasing interdependence between primary and secondary national interest. ठीक है, सो ये जो है एक्स्ट्रा मटीरियल है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यू आर नॉट सपोज टू इंक्लूड इट इन द आंसर, राइट. ये डेफिनेशन तक जो है बहुत इनफ होगा इन इंट्रोडक्शन. देन यू मूव टूवर्ड्स कि किस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी जो है साइलो में एग्जिस्ट नहीं करती. अब ये नहीं आप बोल सकते कि जो फॉरेन पॉलिसी हम 50s एंड 60s में फॉलो कर रहे थे वही फॉरेन पॉलिसी आज हम 21st सेंचुरी के अंदर भी कैरी फॉरवर्ड करें. दैट वुड बी एनाक्रोनिस्टिक, दैट वुड बी एब्सोल्युटली अ ह्यूज फ्लॉ एंड फेलियर ऑन पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल सिस्टम्स जो कि फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करते हैं. ठीक है, तो इंडिया को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करती रहनी होती है. एंड इन फैक्ट आवर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर इन हिज वर्क द इंडिया वे टॉक्स अबाउट कि किस तरह से हम 6 मेन फेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी देख सकते हैं. ठीक है, तो इन 6 फेजेस को आप बस मेंशन कीजिए. अगर आपको एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन आता है देन यू डेवलप ऑन दीज फेजेस एंड इनके मेन फीचर्स को जो है आप लिस्ट आउट करें. बट अगर आपका क्वेश्चन जैसे कि ये है, प्रेजेंट क्वेश्चन है अबाउट द क्वालिटेटिव शिफ्ट, देन आपको हर फीचर को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. आप बस मेंशन कीजिए एंड मूव ऑन करिए टुवर्ड्स द बॉडी. तो 6 फेजेस क्या है, ये मैं थोड़ी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे देती हूँ. पहला फेज जो कि आपका ऑब्वियसली नेहरूवियन एरा ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड नॉन अलाइनमेंट था, जो कि स्टार्ट आपके इंडिपेंडेंस से लेकर 1962 की हमारी वॉर विद चाइना तक आता है. तो नॉन अलाइनमेंट, आइडियलिज्म, हिंदी चीनी भाई भाई, द आइडिया ऑफ साउथ एशियन नेबरहुड, द आइडिया ऑफ लार्जर थर्ड वर्ल्डिज्म जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां पे नॉन अलाइनमेंट एंड साथ ही साथ में नेबरली रिलेशंस के ऊपर जो है मैसिव एम्फेसिस था. हाउएवर फेज जो शुरुआत होता है विद द एक सडन जोल्ट ऑफ द इंडो चाइना वॉर, जिसके अंदर इंडिया जो है हैज टू सफर लॉट, व्हिच वाज अ जोल्ट टू द नेहरूवियन आइडियलिज्म, जिसके साथ जो है एडवेंट हो जाता है हमारे रियलिज्म का, व्हिच गोज ऑन टू योर 70s. मतलब आपका इंदिरा गांधी के एरा के अंदर जो है ये जाता है. फेज 3 which starts with your 1971 and moves on till 1971 which is the very important 1971 की liberation war for Bangladesh, where India had a thumping विक्ट्री ओवर पाकिस्तान. जहां पे हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी के अंडर की जो हार्ड रियलिज्म था, जो प्रैग्मेटिज्म था, दैट वाज एट इट्स पीक एंड इंडिया जो है वाज रीडिस्कवरिंग इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ इट्स परस्यूट of a national interest as well as a more realistic pragmatic idea of foreign policy. 1991 तक जो है यही चेंजेस, यही tumultuous पीरियड आगे बढ़ता है एंड 1991 के अंदर शुरू होता है हमारा फेज 4 with our liberalization, privatization, globalization के reforms, where a newfound, more liberal India is born, and suddenly the ideas of economic diplomacy, strategic autonomy, and a pursuit of multivariate interests जो है with the Manmohan era doctrine, with Narasimha Rao's doctrine, all of these get ingrained in India, and India जो है अब एक research foreign policy के साथ जो है आगे बढ़ता है. Then phase 5 जो है आता है of 2000 to 13, where India जो है अब एक बैलेंसिंग रोल जो है उसके अंदर बैठते हैं, और यहां पे जो शुरू होती है जब आपकी UPA 1 आएगी and then UPA 2, right? 2004 and then 2009 onwards, जब ये बैलेंसिंग रोल्स जो हैं ये शुरू करते हैं, wherein they realize that इंडिया को अगर अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने हैं वो बहुत ही आइडियलिस्टिक स्टैंड नहीं ले सकती, बल्कि इशू बेस्ड अलाइनमेंट की जो है यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी. आपका फेज 6 जो है उसकी शुरुआत होती है with the NDA government and the Modi government coming into power, which is what we say is resulting in a qualitative shift. तो ये फेज 6 जो है किस तरह से बाकी फेजेस से डिफरेंट था उसके ऊपर हमने सबसे पहले करना है कॉन्सेंट्रेट. अब एंड्रू केनेडी जो है वेरी इंपॉर्टेंटली बात करते हैं कि देखिए व्हेन वी लुक्ड एट नेहरूवियन एरा, अगेन दिस इज समथिंग विच इज drawing a comparative perspective, that Nehruvian era was both a mix of utopia and realpolitik, even though हम optimism, idealism के साथ associate करते हैं नेहरू को, but the idea is that Nehru understood the
प्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था विद द एडवेंट ऑफ द कोल्ड वॉर, न्यूली डीकोलोनाइज्ड इंडिया, वेरी मटीरियली स्कार्स इंडिया, एंड किस तरह से इंडिया की परस्यूट ऑफ इंटरेस्ट हो सके. तो वाइल ऑप्टिमिज्म आइडियलिज्म था, बट इट वाजंट डिवॉइड ऑफ रियलिज्म पूरी तरह से. देयर वाज आल्सो अ हिंट एंड ह्यूज एलिमेंट ऑफ रियलिज्म इवन इन नेहरूज आइडियलिज्म. देन इंदिरा गांधी के टाइम पे, जैसे कि हमने फेज में बात की थी, मोर हार्डर फॉर्म ऑफ रियलिज्म निकल के आता है. एंड नाउ 2014 onwards we see the emergence of what even Ananya Bajpayee calls the Modi Doctrine. ठीक है, अब ये मोदी डॉक्ट्रिन क्या है, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं, वो हमें समझने की जरूरत है. अब सी राजा मोहन वेरी इंपॉर्टेंटली बात करते हैं दैट अंडर द न्यू मोदी रेजीम क्या हुआ है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने मेनी ऑफ इट्स प्रीवियस एनाक्रोनिस्टिक चीजें जो कि अब इंपॉर्टेंट नहीं थी इंडिया के लिए, उनको शेड करके न्यूमरस चेंजेस जो हैं उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं. किस तरह के चेंजेस? सबसे पहले तो रादर देन फॉलोइंग अ वेरी आइडियलिस्टिक नॉन अलाइनमेंट बेस्ड अप्रोच, वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड द मल्टी और इशू बेस्ड अलाइनमेंट अप्रोच. राइट, दोनों ही एस जयशंकर एंड एज वेल एज हमारे जो फॉर्मर एम्बेसडर विजय गोखले हैं, उन दोनों ही ने ही बोला कि देखिए नॉन अलाइनमेंट जो है अब एक बायगॉन एरा का हिस्सा बन चुका है. एंड ऑन द अदर हैंड नाउ टू emphasize on India's strategic autonomy, हम issue based alignment जो है उसको push कर रहे हैं. Right? So for example, जहाँ पे we are mending relationships and are deepening in our strategic and defense relationship with USA, इसका मतलब ये नहीं हम जो है रशिया से बात करना बंद कर देंगे. हम इशू बेस्ड अलाइनमेंट रख रहे हैं यूएसए के साथ भी. इशू बेस्ड अलाइनमेंट हमारी रशिया के साथ भी जो है कंटिन्यू हो रही है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड एनर्जी के अंदर कोऑपरेशन. देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है इंडिया की वो बढ़ गई है. राइट, फ्रॉम अ न्यूली डीकॉलोनाइज्ड स्टिल डेवलपिंग कंट्री अब जो है इंडिया एक मिडिल टू हाई रेंजिंग पावर जो है बन गया है. एंड देयरफॉर अब इंडिया जो है एक ज्यादा ग्लोबल स्विंग स्टेट बनने की कैपेबिलिटी भी रखता है, जहां पे इंडिया अब इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहा है विदाउट हैविंग टू अडहियर टू अ सर्टेन आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन और हैविंग टू टो द लाइन ऑफ अ पार्टनर. राइट, सो फॉर एग्जांपल चाहे वो ट्रेड हो, क्लाइमेट चेंज की बात हो. राइट, तो फॉर एग्जांपल हमने क्लाइमेट चेंज में लीडरशिप देखी इंडिया की इंडियन सोलर अलायंस के बीच में, या फिर अगर हम बात करें WTO में किस तरह से इंडिया हैज हेल्ड इट्स ग्राउंड when it comes to say subsidies related to आपका पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स या अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू एनर्जी क्राइसिस एंड हाउ डिस्पाइट यूएसए के कैट्सा एटसेट्रा इंडिया हैज कंटिन्यूड इट्स रिलेशनशिप विद रशिया. देन वेरी इंपॉर्टेंटली इज द न्यू फाउंड फोकस ऑन जियो इकोनॉमिक्स. आकृति टंडन यहाँ पे हाईलाइट करते हैं दैट दिस इज समथिंग जो कि स्पेशली आपके लास्ट 2 फेजेस में प्रेवलेंट था, डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस रेजिम्स. तो मनमोहन सिंह की डॉक्ट्रिन से शुरुआत होते हुए इसको और अपलिफ्ट किया है मोदी डॉक्ट्रिन ने, जहां पे जियो पॉलिटिक्स से अब देयर हैज बीन अ मैसिव शिफ्ट टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स, जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिलेशंस हैव बिकम द मेजर बाइंडिंग फैक्टर जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गए हैं. तो चाहे ये वेस्ट एशिया के साथ हो, ईस्ट एशिया के साथ हो, यूएसए के साथ हो, हर जगह जो है इकोनॉमिक relations have been deepened via various frameworks and agreements by the Modi-led government. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली नवदीप सूरी जो है हाईलाइट करते हैं कि अब नए एवेन्यूज ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो हैं वो भी आ गए हैं, जहां पे इंडिया जो है इज वेरी वेरी पार्टिसिपेटरी इन दिस. तो अगर हम बात करें दुबई एक्सपोज की, राइट, 2020-22 के, जहां पे इंडिया ने जो है अपना पूरा एक स्टॉल लगाया, दिखाया, शोकेस किया दैट नाउ इंडियाज इकोनॉमी हैज कम अ लॉन्ग वे. साथ ही में अनदर मेजर चेंज जो कि निकल के आया है इस गवर्नमेंट के एरा की फॉरेन पॉलिसी के क्वालिटेटिव शिफ्ट में इज द नीड फॉर मोर रियलिज्म एंड प्रैग्मैटिसिज्म. इनफैक्ट यही देखने को हमको मिलता है इन द ग्रेटर असर्शन इन द फॉरेन पॉलिसी. सो rather than India, sitting down, taking a more lackadaisical approach, India जो है ज़्यादा assertive हो गया है. ये शुरुआत में ही देखा गया था in the surgical strikes against Pakistan, फिर इंडिया की जो एक assertiveness थी in dealing with the काला पानी issue with Nepal, और even इंडिया का जो एक stance रहा है with respect to the Ukraine war, जहाँ पे they haven't really succumbed to US pressure into giving away and becoming anti-Russia, but in fact एक middle path जो है उन्होंने adopt करके रखा है. In fact इसी realism and assertiveness का एक
इंपॉर्टेंट हिस्सा निकल के आया है द आइडिया ऑफ डीहाइफिनेशन। तो इंडिया बैलेंसिंग पावर तो बनने लग ही गया था 2000s ऑनवर्ड्स, पर अब ये जो डीहाइफिनेशन है और ज्यादा इनग्रेन हो गई है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में, राइट। तो अगर हम फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया को देखते हैं, इंडिया इज ट्राइंग टू कल्टिवेट रिलेशंस विद इजराइल, मेंटेन इट्स स्टांस ऑन पैलेस्टीन, also have greater relationships with Sunni-led bloc of Saudi Arabia, as well as cultivate further deeper relations with even ईरान। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा जो है डीहाइफिनेट कर दिए गए हैं। ये नहीं है कि अगर मैं सऊदी अरेबिया से बात कर रहा हूं तो मैं ईरान से नहीं करूंगा, अगर मैं मुस्लिम कंट्रीज के ब्लॉक से बात कर रहा हूं तो मैं इजराइल से बात नहीं करूंगा, अगर मेरे पैलेस्टीन के ऊपर एक सर्टेन स्टांस है तो मैं इजराइल के साथ कोई भी इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक या डिफेंस रिलेशनशिप का फॉरवर्ड नहीं करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इन ऑल स्पेस जो है रिलेशनशिप्स आर बीइंग कल्टिवेटेड, और ये डीहाइफिनेशन जो है अगेन हमारे इशू बेस्ड अलाइनमेंट जो है उसके साथ भी easily imbibe and जो है amalgamate करती है। रौनक देसाई इनफैक्ट पॉइंट करते हैं किस तरह से कि आपके इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट थिंग्स इन जीरो सम टर्म्स, अब इंडिया जो है लार्जर नेशनल इंटरेस्ट परस्यूट के सम टर्म्स के अंदर बात करती है। साथ ही में हर्षपंत भी बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल बैलेंसिंग है अब उससे हट के इंडिया मोर एक्टिव बैलेंसिंग की तरफ जो है बढ़ गई है, जो कि वेरियस इंसिडेंट्स में हमें देखने को मिलता है। However, now very importantly, despite these qualitative changes and shifts that can be witnessed in the Modi era, there are certain broad continuities that can also be seen. For example, अभी भी अगर हम foreign policy की बात करें, a major plank of foreign policy remains Gandhian idealism, the idea of Gujarat doctrine, जहाँ पे अभी भी हम अपने neighbors के साथ, except पाकिस्तान, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, increasing interaction रखते हैं, उनकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा एक गुडविल जेस्टर्स दिखाते हैं। तो अगर हम बात करें श्रीलंका का, आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से श्रीलंका के अंदर जैसे ही फाइनेंशियल एंड एनर्जी क्राइसिस शुरुआत हुई, इंडिया हैज प्लेड सच अ सपोर्टिव रोल इन एक्सटेंडिंग लाइन ऑफ क्रेडिट, प्रोवाइडिंग देम विद वेरियस फ्यूल एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। सिमिलरली नेपाल के अंदर भी जैसे ही कुछ क्राइसिस शुरू हुए, इंक्रीजिंग एंगेजमेंट शुरू होगी 2022 में विद द विजिट ऑफ पीएम ऑफ नेपाल, मोदीज विजिट अगेन, राइट। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में साउथ साउथ कोऑपरेशन अगेन एक मेजर प्लैंक रहता है, जो कि नेहरू के टाइम पे भी था एंड अभी भी मोदी डॉक्ट्रिन में ये कंटिन्यूड है। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली व्हेन वी लुक एट सर्टेन अदर कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, दोज आर आल्सो कंटिन्यूइंग, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कल्चरल अप्रोच की या इंडिया का यूजेज ऑफ सॉफ्ट पावर, दिस वाज समथिंग जो कि हम तभी भी करते थे एंड आज भी करते हैं। तो फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म श्रीलंका के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ इंक्रीज करने के लिए एक मेजर प्लैंक रहता है। सिमिलरली डायस्पोरा कार्ड एक और मैसिव चीज है जो कि हम यूएस के साथ, यूरोप के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है मैसिवली यूज करते हैं। इंडिया का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है इनटू इंश्योरिंग ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी, हार्मनी, चाहे वो गावी इनिशिएटिव हो, कोवैक्स के अंदर जो हमारी कंट्रीब्यूशन हो, ये सब जो है इंडिया की कुछ कंटिन्यूटीज को दिखाती हैं। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर टुवर्ड्स मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ना ही सिर्फ कोविड-19 के टाइम की कंट्रीब्यूशन बट इवन इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस क्लाइमेट चेंज के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, अगर हम जो हमारे ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव की, ये सब ही इन ब्रॉड कंटिन्यूटीज जो हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। Now last but not the least, in conclusion we can talk about that despite the fact that there can be numerous changes, सुमित गांगुली किस तरह से हाईलाइट करते हैं that इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है एक बहुत ही वेल ऑयल्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मशीनरी के थ्रू जो है काम करती है, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंक्रीमेंटल चेंजेस, बट अगर हम बोले कि एकदम ही ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म हो गई है, ऐसा नहीं हुआ है। सिमिलरली श्याम सरन भी यही आइडिया बात करते हैं दैट अगर हम बात करें मोदी गवर्नमेंट की एंड द काइंड ऑफ चेंज की, रादर देन द कंटेंट चेंजिंग, इट इज द परस्यूट ऑफ फॉरेन पॉलिसी जिसके अंदर ज्यादा चेंज आया है, जहां पे कंटेंट मोर और लेस सिमिलर ही रहा है, बट जैसे कि हम देखते हैं लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट हो गया है। बट तो क्या हुआ है, ज्यादा डिटर्मिन्ड हो गई है फॉरेन पॉलिसी, ज्यादा एनर्जेटिक हो गई है, ज्यादा वाइब्रेंट हो गई है, ज्यादा फुर्ती से, ज्यादा फास्ट पेस पे जो है ये काम कर रही है। तो इन स्कॉलर्स के आर्ग्यूमेंट्स लेके आप एक अच्छी कंक्लूजन जो है इस क्वेश्चन को दे सकते हैं। Now let's look at the next question. The next question is a 20 marker from 2021. This question is about non-alignment. Question कहता है non-alignment was little more than a rational strategy on part of a materially weak India to maximize its interests in bipolar distribution of global power. Comment. Now this question or line
इट सीम्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग कि कितनी बड़ी इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, तोड़ के पढ़ो। लाइन क्या बोल रही है कि नॉन अलाइनमेंट जो है, देखिए, एक रैशनल स्ट्रैटेजी थी। रैशनल स्ट्रैटेजी थी किसके द्वारा? एक मटीरियली वीक, इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड इंडिया द्वारा मैक्सिमाइज करने के लिए अपने इंटरेस्ट इन अ वर्ल्ड दैट वाज डिवाइडेड ऑन बाइपोलर लाइंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम एक चीज जो पढ़ते आते हैं कि भैया नॉन अलाइनमेंट तो आइडियलिस्ट अप्रोच थी, ऑप्टिमिज्म को रिफ्लेक्ट करती थी, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये क्या बोल रहे हैं? that idealism नहीं, this was in fact based on concrete realism. Why? Because इंडिया के तब ऑप्शंस ही जो थे वो बहुत लिमिटेड थे। लिमिटेड क्यों थे? लिमिटेड थे क्योंकि the world was divided into two broad camps, एंड ये ब्रॉड कैंप्स जो है कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे थे उन कंट्रीज को जो कि इनके ग्रुप्स में आ गई थी। सेकेंडली, इंडिया जो है अभी एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री था, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिकली जो है काफी ज्यादा वीक था। So basically, India, by getting divided into one of these camps, A, would have ended up compromising on its foreign policy. B, would have had probably become a theater for a proxy war, जिस तरह से वियतनाम बने थे, कोरिया बने थे, ठीक है, प्रॉक्सी वॉर्स के लिए। Secondly, thirdly, it would have missed out on opportunities of evolving a relationship with both camps and possibly getting aid from both camps, जो कि एक इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड वीक इंडिया को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी उस टाइम पे। तो ये तीन प्राइमरी बहुत रियलिस्टिक रीजंस थे, और ये तीनों ही रीजंस किससे जुड़े थे? इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट से। सो रादर देन एनी आइडियलिज्म, ऑप्टिमिज्म, नैम जो है सबसे रियलिस्टिक, सबसे रैशनल स्ट्रैटेजी थी इंश्योर करने की मैक्सिमम फुलफिलमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस कोल्ड वॉर एरा, ठीक है। ये जो है आपका क्वेश्चन आपको सिंपली बोल रहा है। तो किस तरह का आप स्ट्रक्चर होना चाहिए इस आंसर का? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप बात करेंगे कि आखिरकार नॉन अलाइनमेंट होती क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बहुत ही ब्रीफली आपने पैराज आउट ऑफ पैराज ही लिखते जाना कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दूं, फिर मैं सारे जो है इसेंशियल पार्ट्स ऑफ नैम बता दूं, सारे फाउंडिंग मेंबर्स। नहीं, आपने सिंपली बहुत ही संक्षेप 3 से 4 लाइनों में बताना है नैम की विजन और इसके एसेंस को। देन वी टॉक अबाउट कि क्यों नैम जरूरी था इस दौरान। व्हाई इज इट दैट NAM wasn't a product of idealism, optimism, or some sort of fantastical world peace के notions, but in fact based on a rational strategy जो कि नेहरू के पास तब on the basis of बहुत ही constrained options available थी to maximize इंडिया के इंटरेस्ट। तो जैसे कि मैंने आपको 3 चीजें बताई कि वर्ल्ड डिवाइडेड था, इंडिया न्यूली डीकॉलोनाइज थी, इंडिया अगर कैंप्स में बढ़ जाती तो उनको दोनों जगह से एड ना मिलती, प्रॉक्सी वॉर का एक थिएटर बन सकती थी। तो इन सब पॉइंट्स को आप लिस्ट आउट कर सकते हैं टू शो कि किस तरह से नैम की परस्यूट के थ्रू हमारे जो रियलिस्टिक इंटरेस्ट थे उनको हमने फुलफिल किया। देन वी ऑब्वियसली मूव टुवर्ड्स दैट डिस्पाइट इट बीइंग द रैशनल स्ट्रैटेजी देयर वर सर्टेन क्रिटिसिज्म्स जो कि नैम के निकल के आते हैं। तो उस दौरान क्या लैकिंग था, साथ ही साथ में क्या नैम आज भी उतना रेलेवेंट है कि नहीं है, और अगर नहीं रेलेवेंट है तो क्यों रेलेवेंट नहीं है। देन वी कैन टॉक अबाउट द रीइन्विगरेशन ऑफ नैम, जिस तरह से नैम 2.0 की पर्टिकुलरली यूपीए के टाइम की डॉक्ट्रिन की बात हुई थी राइट, बाय स्कॉलर्स लाइक सुनील खिलनानी। And even though the NDA regime may have come, but अब ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है, ग्रोइंग बेलिजरेंस ऑफ चाइना है, उस डोमेन में नैम अभी भी किस तरह से इंडिया को उसके रियलिस्टिक इंटरेस्ट की परस्यूट में पर्टिकुलरली इंश्योरिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन उनके इंटरेस्ट के लिए किस तरह से फुलफिल कर सकता है। देयरफॉर कंप्लीटली लीविंग नैम जो है इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट मोस्ट पीपल आर नॉट रियली कंफर्टेबल विद, ठीक है। एंड ऑन दैट नोट यू कैन कंक्लूड योर आंसर। अब आंसर को क्विकली देखते हैं। नॉन अलाइनमेंट जो है बेसिकली एक स्ट्रैटेजी थी टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिटवीन द 2 पॉलिटिकल मिलिट्री ब्लॉक्स जो कि बन के आ गए थे, वन लेड बाय यूएस एंड द अदर लेड बाय USSR। However, नॉन अलाइनमेंट का मतलब इनडिफरेंस या न्यूट्रलिटी नहीं था, बल्कि क्या इसका मतलब था? MC चागला कहते हैं इसका मतलब था कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी एंड इंडिया बेस्ड ऑन इट्स ओन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल्स डिसाइड करेगा
कि क्या मेरा स्टैंड होगा ऑन वेरियस इश्यूज, चाहे वो डिसआर्मामेंट हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, कम्युनिज्म की बात हो, अपार्थाइड की बात हो, उन सब पे जो है उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया। वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अशोक कपूर भी कंट्रीब्यूट करते हैं दैट अगर हम बात करें इस नॉन अलाइनमेंट की स्ट्रैटेजी की, ठीक है, अब यहाँ पे अशोक कपूर जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देते हैं, ये कहते हैं कि ये एक सबसे लो रिस्क स्ट्रैटेजी थी। तो ये कोई आइडियलिज्म नहीं था, बल्कि वेरी मच एक रियलिस्टिक मूव थी टू एंश्योर द प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट विच वाज सेफ्टी, सिक्योरिटी, development and independent foreign policy of India। ठीक है, ये जो मेन कंसर्न थे कि उनको फुलफिल करने की कोशिश करते थे। तो ये एक लो रिस्क स्ट्रैटेजी थी, किस लिए? इन्फ्लुएंस गेन करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया अभी एक वीक इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्री थी। डिस्पाइट दैट फैक्ट India was able to generate a lot of influence, a lot of respect in global politics and at multilateral institutions through the use of what? Through the use of non-alignment। ठीक है, अब किस तरह से NAM ने इंडिया के लिए इंटरेस्ट मैक्सिमाइज किए, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो ये एक सॉफ्ट बैलेंसिंग मैकेनिज्म था। सो टीवी पॉल यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कि किस तरह से जो थ्रेटनिंग बिहेवियर्स थे सुपर पावर्स के अगेंस्ट वन कैंप और दी अदर, उसको हटाने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका था। व्हाई? बिकॉज वी कुड ऑलवेज क्लेम कि देखिए ना हम उनके साथ हैं ना हम आपके साथ हैं, तो दोनों ही हमारे अंदर इंटरफेयर ना करें और दोनों ही हमें उत्तेजित करने की या हमारे यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर शुरू करने की जो है कोशिश ना करें। साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर पावर्स एंड वेपन्स, इंडिया के एक्टिविज्म ने मैसिव कंट्रीब्यूशन की थी यहाँ पे। देन इंपॉर्टेंटली, इसी NAM के कारण जो हमारा न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था, उसकी फाउंडेशन भी जो है NAM वाली कंट्रीज ने ही लेगी। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ऑर्डर था विच वाज ऑलरेडी डिवाइडेड बिटवीन टू सुपर पावर्स, एंड इसके कारण जो है जो अंडर डेवलपमेंट थी, जो थर्ड वर्ल्डिज्म था, जो एक तरह की इकोनॉमिक इम्पावरिशमेंट एंड फॉर्म ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म जो कि न्यूली डेवलपिंग एंड न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज विटनेस कर रही थी, उस पर कोई अटेंशन नहीं पे कर रहा था। सो थ्रू नॉन अलाइनमेंट, इंडिया could really generate solidarity amongst the third world countries to put pressure on multilateral institutions for NIEO, जो कि फाइनली 1970s में, पर्टिकुलरली 1974 के अंदर ये जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो फाइनली डेवलप होके निकला। Then importantly, this NAM also provided as a bridge between the two power blocks, right? क्योंकि जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के स्टैंड पे था, तो ये एक तरह से एक मीडिएटर की तरह, आर्बिट्रेटर की तरह जो है एक्ट कर सकते थे बिटवीन बोथ द ग्रुप्स। इसके अलावा विनोद कुमार भी थ्योराइज करते हैं कि किस तरह से NAM जो है इट प्रोवाइडेड इंडिया ऑटोनॉमी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइसेस। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इंडिया ने यूएसएसआर के साथ भी अलाइन किया था वेरियस डिफेंस रिलेटेड इश्यूज पे, पर एट द सेम टाइम यूएस से भी फॉर एग्जांपल वो PL 480 के नाम पे जो है फूड एड भी जो है रिसीव कर रहे थे। तो दोनों ही कंट्री से मैक्सिमम जो है फायदा लेने के लिए इंडिया ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी। सिमिलरली NAM की एक्चुअल रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली थर्ड वर्ल्ड एंड इंडिया के लिए एक मैसिव स्पेस इन्होंने बना दी, एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बना दिया कि डिस्पाइट जो भी सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ भिड़ के बाकी कंट्रीज के अंदर हैवक कॉज कर रहे थे, थर्ड वर्ल्ड को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो है एक मौका मिला। देन वेरी इंपॉर्टेंटली फॉरेन पॉलिसी जो है नेहरूवियन विजन पे बेस्ड थी। पहली चीज तो ये हाईलाइट करती थी थर्ड वर्ल्ड सेल्फ सफिशिएंसी को एंड देयरफॉर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द चेन्स ऑफ नियो इंपीरियलिज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म। साथ ही में सेफगार्ड करती थी इंटरेस्ट ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज को कि जो कि लूज आउट नहीं करना चाहते थे इन द सुपर पावर राइवलरी जो कि ऑनगोइंग थी। साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली NAM के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान हैड ऑलरेडी अलाइंड विद वन ऑफ द सुपर पावर्स, NAM को एक बहुत बढ़िया मॉरल प्लेटफॉर्म मिल गया था टू हाईलाइट द काइंड ऑफ एक्सेसेस जो पाकिस्तान कर रहा था, द काइंड ऑफ टेररिज्म जिसमें ये इंडल्ज कर रहा था, एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है एक पब्लिक ओपिनियन ऑफ लाइक माइंडेड स्टेट्स जनरेट करने के लिए टू कर्टेल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इस तरीके से NAM जो है एक बहुत ही रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी थी उस दौरान इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट इंडिया के इंटरेस्ट परस्यू
करने की। However, अब बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी निकल के आते हैं नाम के। सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, चाहे उस कॉन्टेक्स्ट में नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एस जयशंकर जी ने भी टाइम एंड अगेन कहा है कि नाम एक रेलिक ऑफ कोल्ड वॉर एरा है एंड अब उसका कोई यूज जो है नहीं बचता है। सिमिलरली विजय गोखले जो है एम्फसाइज करते हैं दैट रादर देन नॉन अलाइनमेंट नाउ इंडिया हैज टू मूव टुवर्ड्स इशू बेस्ड अलाइनमेंट, जहां पे अब वो वेरियस कंट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ बेस्ड ऑन इट्स इंटरेस्ट वेरियस अलाइनमेंट्स बनाता है। तो एक जो मॉरल आइडियोलॉजिकल स्कोप था नाम का, दैट इज कंप्लीटली लेफ्ट बिहाइंड बाय इंडिया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया जो है ब्रिक्स जिसमें रशिया एंड चाइना है उसके साथ भी इंगेज कर रहा है, क्वाड जिसके साथ जो आपके यूएसए के साथ है उसके साथ भी इंगेज कर रहा है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली एम के भद्र कुमार जो है आर्ग्यू करते हैं कि किस तरह से अब जब इंडिया खुद एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया है जिसको वो यूज कर रहा है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिए, तो इंडिया जो है इज नाउ मोर इंटरेस्टेड इन अपलिफ्टिंग इट्स स्टेटस फ्रॉम अ मिडिल पावर टुवर्ड्स वन ऑफ द ग्रेट पावर्स इन द कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अब बहुत सारी चेंजेस भी देखने को मिल रही है दैट यस साउथ साउथ कोऑपरेशन एक इंपॉर्टेंट प्लैंक रहती है, बट इंडिया अब जो है ज्यादा इंटरैक्ट करने लग गया है विद वेस्टर्न एंड ग्रेट पावर्स के साथ। तो चाहे वो G7 में इंडिया की इंपॉर्टेंस हो, इंडिया का डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, ये सब जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही में अब जो है हमें ज्यादा प्रैग्मेटिज्म एंड परस्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखने को मिलती है, जहां पे इंडिया हैज रियलाइज्ड दैट नाउ इंडिया जो है एज इट बिकम्स मोर रियलिस्टिक, एज इंडिया के कंसर्न्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाते हैं, नॉन अलाइनमेंट जो है समटाइम्स मे नॉट बी टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। So that is why now there is a lot of push from the Delhi establishment to reinvigorate change or transform the very idea of non-alignment. Right? अब ये जो asserting pragmatism है very importantly, इसको हम various summits में भी देख सकते हैं। साथ ही में एस कल्याणरामन इन इट्सा आर्टिकल पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरह से आज के जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट हैं सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि नाम जो है ढंग से परस्यू नहीं कर पाया था इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट इवन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ठीक है, तो ये जो है लिमिटेशंस पॉइंट आउट की जाती हैं। अब इन लिमिटेशंस को काउंटर करने के लिए एन एफर्ट वाज टेकन बाय नॉन अलाइनमेंट 2.0 डॉक्यूमेंट व्हिच वाज प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स इंक्लूडिंग सुनील खिलनानी, कि किस तरह से अब इस चेंजिंग इन्वायरमेंट में हम बेटर कर सकते हैं इंडिया की नॉन अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी को। दिस वाज अंडरटेकन ड्यूरिंग द यूपीए रेजिम। एशली जे टेलिस बोलते हैं कि देखिए नॉन अलाइनमेंट 2.0 जो है अब वो एक ऐसी एक्सटर्नल एंगेजमेंट को कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं जिसके थ्रू इंडिया जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर पाए पर एट द सेम टाइम अपनी जो इमेज है उसको भी बरकरार रख सके। तो एक बहुत ही ज्यादा बैलेंसिंग गेम जो है इंडिया प्ले करना चाहता है। अगेन ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं NAM 2.0 के ये इतने जरूरी नहीं है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए PDF में इंक्लूड कर दिए गए हैं सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट देम, बट जरूरी नहीं है कि आप इनको आंसर में इंक्लूड करें। इन कंक्लूजन NS मूर्ति जो है पॉइंट आउट करते हैं कि देखिए इवन दो NAM के ऊपर जो है बहुत डिबेट शुरू हो गई हैं बट NAM आज भी बहुत रेलिवेंट हो सकता है। जैसे जैसे चाइना बेलिजरेंट हो रहा है, पाकिस्तान आज भी चाइना के साथ इंगेज करके इंडिया को ट्रबल कर रहा है, NAM एक एडिक्वेट प्लेटफॉर्म जो है हो सकता है टू बिल्ड द ग्लोबल साउथ का ट्रस्ट एंड एक्चुअली गिव बैक टू चाइना एंड पाकिस्तान बोथ इन टर्म्स ऑफ मॉरल एंड आइडियोलॉजिकल प्रेशर। सिमिलरली हर्ष पंत जो है अगेन ये बात करते हैं कि NAM आज भी इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की परस्यूट के लिए जो है शोकेस एंड यूज किया जा सकता है। वाई कि NAM के बेसिस पे जो है चाहे वो इंडिया की परमानेंट सीट की बात हो UN सिक्योरिटी काउंसिल में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो, WTO के अंदर जो इश्यूज हो, अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेट्रा को लेके, हर जगह के लिए ये जो NAM है एक बहुत ही एडिक्वेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू जनरेट ग्रेटर consensus. In fact, at the 2020 NAM का virtual summit, जहां पे NAM की relevance वापस निकल के आई, particularly to highlight India's growing importance when it came to COVID-related cooperation and contribution, even scholars like C. राजा मोहन ने point out किया कि किस तरह से NAM के रोल को rethink करने की जरूरत है, but in fact NAM एक बहुत ही critical diplomatic forum की तरह यूज किया जा सकता है for India to bolster its own image and ensure कि साउथ के अंदर, global साउथ के अंदर एक कंसेंसस डेवलप हो जाता है एंड इंडिया एक पोजीशन ऑफ लीडरशिप ग्लोबल साउथ की इनकॉर्पोरेट करके ग्रेटर रोल एट द ग्लोबल पॉलिटिक्स का लेवल जो है प्ले
कर सकता है। ठीक है, ऑन दिस नोट आवर आंसर कम्स टू एन एंड। होपफुली आपको दोनों ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, हाउ टू लुक एट कीवर्ड्स, हाउ टू स्ट्रक्चर एन आंसर वेल, हाउ टू इंक्लूड स्कॉलर्स, हाउ टू इंक्लूड एग्जाम्पल्स, बिकॉज इन सब के बिना जो है एक अच्छा आंसर नहीं बन सकता। इट्स ओनली व्हेन यू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज एलिमेंट्स दैट आई कैन अश्योर यू विल एंड अप स्कोरिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर PSI और ऑप्शनल के पेपर्स।